तमिलनाडु बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में वो दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। हमारे साथ प्रतिभा जी हैं, जो लगातार इस खबर को फॉलो करती रही हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की थी। तो प्रतिभा जी, अब अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है आखिरकार, तो अब आने वाले दिनों में नई पार्टी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। वेद, देखिए, जैसे कयास लग रहे थे कि अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा है और ये माना गया था कि वो इस्तीफा दे देंगे। वो 2-3 दिन पहले दिल्ली आए थे और जब वो तमिलनाडु से निकल रहे थे, चेन्नई एयरपोर्ट पर जब थे, तभी उन्होंने संकेत दे दिए थे ऐसा कि अब बीजेपी में उनका भविष्य नहीं है। वो दिल्ली आए, यहाँ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कहा गया कि बहुत देर तक उनको, मतलब आखिरी वक्त तक भी, जब वो चेन्नई से दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट लेने जा रहे थे, तब तक कोशिश की गई कि एक बार उनको मनाया जाए। लेकिन अन्नामलाई एक सम्मानजनक विदाई चाहते थे बीजेपी से, इसलिए वो यहाँ आए और वरिष्ठ नेताओं से मिले और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो जिस तरह से अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी पार्टी को, आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी पार्टी को इस्तीफा दे, किसी नेता को पार्टी छोड़ना है तो वो सोशल मीडिया पे ऐलान करते हैं और अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो मतलब इस्तीफा भेज देते हैं। लेकिन अन्नामलाई टकराव नहीं चाहते थे क्या, आज की आए अमित शाह से मिले और इस तरह से विदाई? वो टकराव नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जिस सम्मान से वो इस पार्टी में आए थे उसी सम्मान से विदाई हो। आपको याद होगा कि अन्नामलाई 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उससे पहले वो आईपीएस अधिकारी रहे और कर्नाटक कैडर में थे वो, लेकिन वो इतने तेज तर्रार आईपीएस थे वो कि उनको वहाँ सिंघम कहा जाता था। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी 2019 में और 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और 2021 में, मतलब इतनी तेजी से उनकी तरक्की हुई बीजेपी में कि 2021 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने के लिए कई काम किए। वो आपको उनकी एक पदयात्रा याद होगी जो उन्होंने निकाली थी, काफी पॉपुलर हुआ था वो। उसमें लोग काफी उनके पीछे खास तौर पर विधानसभा को उन्होंने कवर किया। बूथ स्तर पर उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की। युवाओं में उनकी बड़ी पकड़ है, तो वो काफी पॉपुलर हुए। उनकी ये पदयात्रा भी पॉपुलर हुई और बीजेपी को इसका फायदा हुआ कि एक बीजेपी की बात वहां होने लगी। तमिलनाडु बीजेपी की बात जो है वो पहले वहीं तक होती थी, साउथ के अन्य राज्यों में भी और हिंदी भाषी राज्यों में या बाकी राज्यों में भी उनकी वो एक ऐसे चेहरे के तौर पे जाने गए कि जो बीजेपी के लिए एकदम जुटे रहते हैं, लड़ते हैं, जमीन पे लड़ाई करते हैं। तो अब आने वाले दिनों में वो पार्टी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं कि वो आखिर नाराज क्यों, ये भी तो बात होती है कि बीजेपी क्यों छोड़ी। और तो इस अनबन के 3-4 संकेत जो है ना पिछले कुछ समय से मिल रहे थे। तो एआईडीएमके है शायद। बिल्कुल, जब ये विधानसभा चुनाव से पहले एआईडीएमके के साथ गठबंधन की बात हुई तो अन्नामलाई सहज नहीं थे। वो कहा जाता है कि वो नहीं चाहते थे कि एआईडीएमके के साथ जाएं, लेकिन एनडीए का एक हिस्सा है तो पार्टी ने, माना जाता है कि उनकी बात को नहीं सुनी और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नयनार नागेंद्र को जो है तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि उस पद पर तो अन्नामलाई थे। तो समझा गया कि पार्टी ने उनकी उपेक्षा की है, उन्हें हटाया यहाँ से। दूसरा, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े और अभी हाल ही में जो तमिलनाडु की सीबीएसई का 3 भाषा फॉर्मूला है, 3 भाषा, हाँ, उसका विरोध भी उन्होंने अन्नामलाई ने किया था, पोस्ट भी किया था। इसका जमकर विरोध किया और कहा कि इस पर सीबीएसई को विचार करना चाहिए। तो ये सब कुछ विवाद थे। लेकिन वो बड़े करीबी माने जाते थे अमित शाह के और प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती थी रैलियों में। और ये कहा जाता था कि तमिलनाडु में बीजेपी को यही वो चेहरा है जो आगे बढ़ा सकते हैं और कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कार्यशैली को, चूंकि बहुत ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे, तो उनके बारे में जो छवि थी एक आक्रामक, एक ईमानदार की, उस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी ईमानदारी को पसंद करते थे और इसलिए वो उनके, मतलब सोचो ना, इतनी जल्दी आप, मतलब 2020 में आप पार्टी ज्वाइन करते हैं और 2021 में आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर अपनी पहचान बनाई थी, पकड़ बनाई थी। तो ये 3-4 संकेत थे
और अब आप कह सकते हो कि वो एक तमिलनाडु बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो उनके इस्तीफे के बाद एक बिखर गया, छूट गया बीजेपी के हाथ से। बीजेपी कई दशकों से प्रयास करती रही तमिलनाडु में, लेकिन वो जगह बना नहीं पाई है बीजेपी। और अन्नामलाई को देखा जाता था कि ये वो चेहरा है जो बीजेपी को वहाँ आगे बढ़ा सकता है, राज्य की सत्ता तक या सीटें बना सकता है। हालांकि इस बार बीजेपी, उनकी नाराजगी के बावजूद बीजेपी का गठबंधन था या डीएमके के साथ, लेकिन बीजेपी एक सीट जीत पाई। बहुत ज्यादा आप देखो गठबंधन को भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ और अन्नामलाई भी इस चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। आप अब समझ सकते हैं कि बीजेपी को किस तरह का नुकसान होने जा रहा है, ये इस पर भी बात करना जरूरी है। तो वही जो आपने कहा कि बहुत बड़ा चेहरा तमिलनाडु का, तो एक बहुत बड़ा चेहरा युवा थे, युवाओं के बीच उनकी बहुत पकड़ थी, सोशल मीडिया पर वो बहुत पॉपुलर थे। तो कह सकते हैं कि एक छिटक सकता है एक युवा वर्ग जो है। अभी आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में विजय को, जो वहाँ के सीएम बने हैं, कितना समर्थन मिला युवाओं। हाँ, तो ये कुछ अन्नामलाई भी उसी तरह से पॉपुलर हैं। और आप अब डीएमके विरोध का एक बहुत बड़ा चेहरा भी थे, क्योंकि वो विपक्ष में थे, तो डीएमके की जो सत्ता थी उसका विरोध कर रहे थे, लगातार आंदोलन करते रहते थे, लगातार डीएमके सत्ता के खिलाफ। तो अब एक खो सकता है, एक बड़ा चेहरा जो है विपक्ष का, वो एक खो जाएगा। और हालांकि ये कह दूं कि बहुत मतलब सीमित नुकसान आप कह सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु बीजेपी में कहीं, पूरे देश भर में आप कहीं भी देख लीजिए तो बीजेपी की लोकप्रियता जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के है। आप हर चुनाव पीएम मोदी के नाम पर जीता जा रहा है। वो एक मुख्य चेहरा होते हैं, चुनावों में, रैलियों में जाते हैं। मेरा इसमें एक सवाल है कि जिस तरह से उनकी विदाई हुई, जिस तरह से वो पार्टी छोड़कर गए, तो क्या उन्होंने ये आगे के भविष्य की, अगर वो पार्टी बनाते हैं, या अगला लोकसभा चुनाव या अगला विधानसभा चुनाव जब होगा, अभी तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, 5 साल बाद जब होंगे, और उसके बाद 29 में लोकसभा चुनाव होना है, तो क्या उन्होंने एक विंडो खोल रखी है गठबंधन के लिए बीजेपी, जिस तरह से उनकी विदाई हुई है, अगर वो पार्टी बनाते हैं? गठबंधन की बात तो बहुत दूर है। हाँ, ये जरूर है कि वो एक पार्टी बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता भी एक आंदोलन से होकर जाएगा। वो तमिल दर्शन को लेकर के कहा जा रहा है, जो तमिलनाडु की मीडिया बता रही है कि उस पर वो कोई एक जन आंदोलन शुरू करेंगे, और यही जन आंदोलन होगा। उसमें उन्हें किस तरह का समर्थन मिलता है, जनता कैसे उनके साथ जुड़ती है, युवा जो अभी उनको पसंद कर रहे हैं, ये युवा उनके आंदोलन में किस तरह से जुड़ते हैं, इसका वो फीडबैक लेंगे। देखिए, वो ऐसा तो है नहीं, अब 5 साल का अनुभव भी राजनीति का हो गया उनको, और वो चीज़ों को समझते नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीधा वो नई पार्टी बना लेंगे या कूद जाएंगे। हाँ, लेकिन जिस आंदोलन का रास्ता वो चुनने जा रहे हैं, वो आंदोलन कहीं ना कहीं, आमतौर पर जैसा होता है, आप देखते हैं कि आंदोलन जो है कई बार राजनीतिक पार्टियों में तब्दील हो जाती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो पार्टी बना लें। तो आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री हैं विजय, उनकी पार्टी से और इनका मतलब दो चेहरों के बीच टक्कर, वो सरकार में है और ये विरोध में रहेंगे। ये एक दो दिलचस्प आप देख सकते हैं कि दो युवा चेहरे जो है, एक सत्ता में और एक विपक्ष में रहता है। जाहिर तौर पर यदि वो आंदोलन करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? बीजेपी के लिए तो नहीं करेंगे। वहाँ तो जो सत्ता में है उसके लिए करेंगे, उसकी कमियों के बारे में करेंगे, जनता की दिक्कतों के बारे में, समस्याओं पर बात करेंगे। तो ये आंदोलन निश्चित तौर पर फिर सरकार के लिए ही होगा। कोई ये तो बीजेपी या डीएमके के लिए हो नहीं रहा है। जब वो डीएमके सत्ता में थी तो डीएमके के लिए कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर अब दो चेहरों में अब आप एक देखेंगे। अब देखना होगा कि महीनों या सालों में तो कहा जा रहा है कि 7 तारीख को इस पर वो अपने एक बड़े कदम की घोषणा करेंगे। अपने लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चेन्नई पहुंच रहे हैं, और देखना होगा कि अब अन्नामलाई कौन सा रास्ता चुनते हैं। उनकी जो चेन्नई की फ्लाइट गई है, अब वो कहाँ पहुंच रही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।